आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 815 सीटें और 272 महिला सांसद। वो सास बहू वाली तो हार गई, संसद में अखिलेश यादव का स्मृति ईरानी पर तंज। धर्मेंद्र जी आपका आभारी हूं, अखिलेश यादव मेरे दोस्त। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान बोले पीएम मोदी। क्रेडिट वार्निंग और टेक्निकल बहानेबाजी, महिला आरक्षण पर लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष को ऐसे डराया। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर रखा यह प्रस्ताव, अब खुल जाएगा रास्ता। जेडी वेंस का वेलकम, ईरान दौरा। पाकिस्तान फील्ड मार्शल की अमेरिकी से बढ़ती दोस्ती। अमेरिका ने ईरान से निकल रहे 10 जहाजों को लौटाया, 3 दिन में एक ने भी हॉर्मुज क्रॉस नहीं किया। विप्रो का मुनाफा 12% उछला, 15,000 करोड़ के बायबैक पर बोर्ड की मुहर। 43 साल के इस एक्टर संग कंगना रनौत का अफेयर। रोहित शर्मा की जगह प्लेइंग 11 में किसे मिलेगा चांस। देश की आधी आबादी को सत्ता में बराबरी का हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने आज यानी गुरुवार को संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 अहम बिल लोकसभा में पेश कर दिए हैं, जिन पर फिलहाल चर्चा जारी है। इन तीनों विधेयकों पर वोटिंग कल होगी। संशोधन विधेयकों के जरिए राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने, सीटों के परिसीमन और संचालना में बदलाव की तैयारी है। ये विधेयक इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि अभी तक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सीमित रही है। ऐसे में यह केवल कानून का संशोधन नहीं, बल्कि महिलाओं की राजनीतिक ताकत और प्रतिनिधित्व को नई दिशा देने वाला बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। लोकसभा में गुरुवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान परिसीमन बिल पर हंगामेदार चर्चा हुई। इस दौरान महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन बिल पर चर्चा के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। इस दौरान महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर बात करते हुए उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वो सास बहू वाली तो हार गई, ये लोग महिलाओं को असल में उनका हक नहीं देना चाहते हैं। अखिलेश यादव परिसीमन बिल और महिला आरक्षण पर बात कर रहे थे। इस दौरान भाषण में महिलाओं के आरक्षण और सीट रिजर्व की बात आई तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप सीट रिजर्व करा देंगे तो महिलाओं में आपस में ही कंपटीशन हो जाएगा, आपकी वो सास बहू वाली तो हार गई। इस तरह अखिलेश यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने कहा ये लोग पिछड़े वर्ग की 33% महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहते हैं। जब परिसीमन की बारी आई तो इन लोगों ने पूरी रणनीति बनाई कि कैसे क्षेत्र बनाए जाएं कि इनका फायदा इन लोगों को ही मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले जनगणना हो, जब आंकड़े आ जाएं तभी परिसीमन हो। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक विपक्षी सांसदों के समर्थन की मांग की। उन्होंने कहा कि जो भी इस बिल का विरोध करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब पीएम मोदी सदन में बोल रहे थे तभी समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने उनके भाषण के बीच उन्हें टोका, जिस पर पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, अखिलेश यादव मेरे मित्र हैं, इसलिए कभी कभी मदद कर देते हैं। पीएम मोदी महिला आरक्षण विधेयक का जोरदार समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की 50% महिला आबादी को नीति निर्माण में शामिल करना समय की मांग है। यह फैसला 25 से 30 साल पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने याद दिलाया कि मुलायम सिंह यादव के समय से यह मुद्दा उठते रहा है। पीएम ने सभी दलों से अपील की है कि वे विधेयक का समर्थन करें और इसे राजनीतिक रंग ना दें। महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग के गठन से जुड़े विधेयकों पर एक और जहां विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि महिला को मिलने वाले अधिकार का जिसने विरोध किया, महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया। पीएम मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी इसका विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोकसभा में बोलते हुए मोदी ने कहा कि हम सब भाग्यवान हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने के अवसर मिल रहे हैं। लोकसभा में चर्चा करने और पारित करने के लिए संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य विधि विधेयक 2026 पेश किए गए। अमेरिका के साथ हुई बातचीत के बाद ईरान ने एक प्रस्ताव रखा है। इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि हॉर्मुज का रास्ता
खुल सकता है और जंग धीरे धीरे करके खत्म हो सकती है, जिससे जहाजों का आवागमन आसान हो जाएगा और तेल गैस की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। दरअसल राइटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के साथ हुई बातचीत के दौरान पेश किए गए प्रस्तावों के अनुसार ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के ओमन की ओर से जहाजों को हमले के खतरे के बिना स्वतंत्र रूप से गुजारने की अनुमति देने पर विचार कर सकता है। इस कदम का उद्देश्य नए सिरे से होने वाले जंग को रोकना है। रिपोर्ट में यह भी आगे कहा गया है कि स्पष्ट नहीं है कि ईरान कोई बारूदी सुरंग हटाएगा या इजरायल से जुड़े जहाजों समेत सभी जहाजों को बिना किसी रोक टोक के गुजरने देगा। हालांकि यह भी देखना जरूरी होगा कि क्या अमेरिका ईरान के इस प्रस्ताव को मानता है या नहीं। व्हाइट हाउस और ईरान के विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते शांति वार्ता नाकाम होने के बाद एक बार फिर दोनों को बातचीत पर लाने की कोशिश तेज हो गई है। इस कहानी के पीछे पाकिस्तान है, जो दो पुराने दुश्मनों के बीच एक अहम मध्यस्थता बन गया है। यह सफलता अचानक नहीं मिली है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक यह पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर थे, जिन्होंने वाशिंगटन और तेहरान दोनों को पीछे हटाने के लिए राजी करने में अहम भूमिका निभाई। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के बंदरगाहों से निकलने की कोशिश कर रहे 10 जहाजों को वापस लौटा दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान के समुद्री इलाके में नाकेबंदी कर रखी है। सेंटकॉम के मुताबिक सोमवार से शुरू हुई इस नाकेबंदी के बाद अब तक कोई भी जहाज इसे पार नहीं कर पाया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो वह खाड़ी इलाकों में व्यापार को बाधित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आज इजरायल और लेबनान के नेता जंग खत्म करने पर सीधे बातचीत करेंगे। यह पिछले 34 सालों में दोनों देशों के बीच पहली सीधी बातचीत होगी। इजरायल और लेबनान के नेता आखिरी बार 1991 में मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में आमने सामने बैठे थे। दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने गुरुवार को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। कंपनी के नतीजे मिले जुले रहे हैं। कंपनी का मुनाफा पिछले तिमाही के मुकाबले 12.3% बढ़कर 3,502 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि एक तरफ मुनाफा बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी की कुल रेवेन्यू बाजार के अनुमान से थोड़ी कम रही है। मार्च 31 को खत्म हुई तिमाही में विप्रो का रेवेन्यू 2.4 अरब डॉलर रहा, जो बाजार के 2.6 अरब डॉलर के अनुमान से कम है। कंपनी की आईटी सर्विसेज से कमाई 2.65 अरब डॉलर रही। इसमें तिमाही आधार पर 0.6% और सालाना आधार पर 2.1% की बढ़त है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 17.3% रहा, जो थोड़ा कम हुआ है। वहीं बड़े डील्स में अच्छी तेजी देखने को मिली और यह 65% बढ़कर 1.44 अरब डॉलर तक पहुंच गए। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गई है। कंगना रनौत ने केंद्रीय मंत्री और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान के साथ अपने रिलेशन की अटकलें पर चुप्पी तोड़ी है। दोनों सांसद या पार्टी के काम से जब भी मिलते हैं तो उनकी तस्वीरें वायरल हो जाती है। कभी दोनों एक दूसरे को ताली मारते नजर आते हैं, तो कभी साथ में हंसते हुए, आवाज लगाकर बुलाते हुए या फिर गले मिलते दिखते हैं। कई समय से दोनों के बीच रिश्ते की खबरें सामने आती रही है, लेकिन अब कंगना ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार 3 हार झेल चुकी टीम को अब एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज रोहित शर्मा पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले से बाहर है। मुंबई इंडियंस इस सीजन में पूरी तरह लय से भटकी हुई नजर आ रही है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर विभाग में टीम संघर्ष कर रही है। टीम के स्तर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अभी तक एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। वही ट्रेंट बोल्ट भी 3 मैचों में सिर्फ 1 विकेट लेकर फीके साबित हुए हैं। अब सबसे बड़ी चिंता रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा ने 13 गेंदों पर 19 रन बनाए, लेकिन पावर प्ले के दौरान ही उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। इससे पहले फिजियो मैदान पर आए थे, जिससे साफ हो गया कि उन्हें हैमस्ट्रिंग में परेशानी है। हालांकि चोट कितनी गंभीर है, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। स्कैन हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार है। इतना ही नहीं, वो मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन में भी शामिल नहीं हुए।